आज की ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के शहडोल से है। शहडोल में एक व्यवहारिक थाना है, जहां पर दोस्तों एक खानदान गांव है। खानदान गांव के अंदर ही एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम है बाबूलाल। बाबूलाल की एक ही संतान थी, जिसका नाम दोस्तों इसने बड़े प्यार से राम जी रखा था। बाबूलाल की शादी के कुछ समय के बाद ही इसके माता का देहांत हो जाता है और पिता का साया तो बचपन ही सर से उठ चुका था। बाबूलाल दोस्तों अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा खुश था, पत्नी से प्यार भी किया करता था और पत्नी भी इसकी लाजवाब थी, देखने में बहुत सुंदर थी। अब दोस्तों जब एक बच्चा पैदा हुआ बाबूलाल का, उसके कुछ साल के बाद जब बाबूलाल की पत्नी इसकी भी देहांत हो जाता है, तो अब बाबूलाल और इसका बेटा बस दो ही घर में थे। बाबूलाल जिंदगी में जितने भी दुख आया उन सब को सहन करता सहा चला गया और अपनी जिंदगी जीने का एकमात्र मकसद यही रखा कि इस बच्चे की परवरिश करनी है, इसके भविष्य को बनाना है। और यह बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे दोस्तों बाबूलाल को एक चिंता और गहराने लगी, एक चिंता और सताने लगी। यानी दोस्तों बाबूलाल के जिंदगी में दुखों का जो अंत था वह अभी इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। और जो ये बच्चा था राम जी, ये थोड़ा मंद बुद्धि था। अब दोस्तों जब ये जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो बाबूलाल बूढ़ा हो चुका था। बाबूलाल दोस्तों अब समझ रहा था कि बच्चे की शादी हो जाए और घर के अंदर कोई महिला आ जाएगी और उसी के हाथ का पके हाथ खाने का स्वाद काफी साल हो गया लिया नहीं है, तो फिर दोस्तों जो ये बाबूलाल है अपने बेटे की शादी की जद्दोजहद में लग जाता है। लेकिन कोई ऐसे मंदबुद्धि लड़के को अपनी बेटी कैसे सौंपे। इसने जहां जहां भी अपनी बेटे की शादी की बातचीत चलाई, वहां से बाबूलाल को ना ही सुनने को मिला। फिर दोस्तों बाबूलाल की जो इच्छा थी उसके बेटे की शादी हो एक खूबसूरत सी लड़की के साथ, बाबूलाल की बेटे की शादी हो जाती है, सोच रहा था और हो जाती है। और जो अब दोस्तों जो 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 ये सुख का ख्याल बाबूलाल के जिंदगी में आया था, आने वाले समय में यह उसके गले का फांस बनने वाला था। और जो उसके बाद बाबूलाल के साथ हुआ और कैसे इसकी ज़िंदगी नर्क बनी, जानते हैं इस पूरी कहानी के अंदर। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक अपील है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कहानी है ये मध्य प्रदेश के शहडोल में। शहडोल में व्यवहारिक थाना है और यहाँ व्यवहारिक थाने के में ये खानदान गांव है। 25 मई को सुबह सुबह गांव के जो लोग हैं वो अपना का पानी तानी देखने के लिए खेतों में जा रहे थे। फसलें दोस्तों जो थी वह लहलहा रही थी और सब तरफ शांति और बढ़िया सा माहौल था। अब गांव के लोग दोस्तों जैसे जैसे सुबह सुबह खेत में अपना देखने उगने के लिए गए और जहां जहां जिसको जगह मिली अपना लोटा लेके बैठ गया। और जब इस तरह से दोस्त लोग बैठे हुए थे तो दोस्तों उनको एक इंसानी शव दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही निर्वस्त्र था। और जब इस तरह का शव इन्होंने देखा तो ये घबरा गए और जब ये घबराए तो गांव के लोगों में ये बात बिल्कुल जंगल की आग तरफ फैल गई। थोड़े समय के बाद वहां पे मजमा लग गया, लोगों का भीड़ लग गई। अब जैसे ही दोस्तों लोगों ने उस शव को देखा तो सबके मुंह से एक ही आवाज निकली कि ये तो बाबूलाल की बहू है, उसकी बाबूलाल की पत्नी है, यानी कि नीतू। नीतू दोस्तों 25 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह नीतू है, तब बाबूलाल और राम जी को खबर पहुंचाते हैं। राम जी मंदबुद्धि था, उसको पता ही नहीं था कि जिंदगी क्या होती है, औरत क्या होती है, लेकिन बाबूलाल समझदार था। बाबूलाल दोस्तों खेतों में पहुंचता है और वहां जा करके जैसे ही दोस्तों अपनी बहू की इस तरह से हालत देखता है तो धाड़े मार मार के रोने लगता है। बाबूलाल की आवाज और जो ये रो रहा था, इस चीज को देखने के बाद गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे और सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि बाबूलाल की जिंदगी में शायद सुख लिखा ही नहीं है। बचपन में पिता का देहांत हो गया, शादी के बाद माँ का देहांत हो गया, बच्चा होने के बाद पत्नी का देहांत हो गया और जो बच्चा हुआ वो भी मंदबुद्धि पैदा हुआ। और आज बच्चे की शादी हुई तो कुछ सुख के चैन मिले थे तो बहू का भी देहांत हो गया, किसी ने हत्या कर दी। अब इस तरह की दोस्तों सहानुभूति बाबूलाल के लिए सभी व्यक्त कर रहे थे। फिर गांव के लोगों ने पुलिस को ही सूचित कर दिया। व्यवहारिक थाना की पुलिस जो टीम थी वो मौके पर पहुंचती है और जब मौके पर पहुंचती है तो उसका पूरा निरीक्षण किया जाता है। जहां पर वो शव पड़ा था उसके आसपास के इलाके को सील बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों जब पुलिस सब तरफ देखती है शव की कंडीशन को, तो देखती है कि इसके गले पे खींचे जाने का निशान है, सिर पर भी किसी भारी चीज से मारने का निशान था या फिर हथौड़ा या धारदार चीज से। इन सब चीजों के देखने के बाद दोस्तों पुलिस जो थी वह गांव वालों से पूछती है कि बताओ अगर इसको किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई भी बात हो। गांव वाले दोस्तों मना कर देते हैं कि ये नीतू है और ये बहुत ही संस्कारी बहू थी बाबूलाल की और इसने कभी किसी से कोई भी ऊंच नीच वाली बात नहीं की है। लेकिन दोस्तों जब नीतू के माता पिता से बात की जाती है, उसके मायके भी खबर पहुंचा दी जाती है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि जो उसकी बेटी है नीतू, उसकी हत्या बाबूलाल और राम जी ने मिलकर ही की है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद पुलिस भी थोड़े आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
अब तो क्योंकि दोस्तों उसकी माँ का कहना था कि ये दहेज के लिए बहुत मेरी बेटी को परेशान करते थे, और इसी के कारण 2016 में नीतू जो थी वो परेशान होकर अपने घर आके बैठ गई थी। लेकिन बाबूलाल वादा करके मना करे जैसे तैसे करके नीतू को अपने घर ले गया था। तो हो ना हो ये दहेज के कारण हत्या की गई है। और पुलिस दोस्तों जब इस तरह से जांच करती है तो उसे लगा ही नहीं कि यह दहेज के लिए हत्या हो सकती है, क्योंकि नीतू के साथ दुराचार भी किया गया था। पुलिस कहती है कि नहीं, अगर दहेज के लिए कोई करता है तो इस तरीके से नहीं करता है कि खेतों में ले जा करके मार दे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो एविडेंस थे वो आसपास ही थे। और बाबूलाल के घर की जब छानबीन की गई तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि नीतू के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई हो या यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा किया गया हो। दूसरी बात दोस्तों, जब गांव वालों से पूछा जाता है कि नीतू के साथ किसी को देखा था खेतों की तरफ जाते हुए या फिर इसको कोई मार के ले गया हो, किसी ने देखा हो शव ले जाते हुए, तो गांव वाले साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा और ना ही इनके घर से कोई शोर शराबे की आवाज आई। बाबूलाल तो एकदम शरीफ आदमी, सीधा था। तो पुलिस को दोस्तों ये सब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, और पुलिस को लग रहा था कि नीतू के साथ किसी ने दरिंदगी करने के लिए उसके साथ ये सारा काम किया हो, नीतू ने चेहरा पहचान लिया हो, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई हो। अब पुलिस को दोस्तों ये तो पुष्टि हो गई थी कि नीतू के साथ दुराचार हुआ है। नीतू की हत्या किसने की इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज पुलिस देखती है कि जो नीतू का पति था रामजी लाल, यह मंदबुद्धि था और इसको उठने बैठने का भी तरीका नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था। और इतनी खूबसूरत 24 साल की एक लड़की जो थी, इसको शारीरिक सुख आखिर यह कैसे देता होगा। रामजी लाल को बुला के उनसे पूछा जाता है सुहागरात और इन सब चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों रामजी लाल को कुछ भी पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, और वह बिल्कुल ही अनजान बन जाता है। और वह कहता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी कुछ होता है क्या। और जब ऐसी बातें रामजी लाल ने की तो पुलिस को बड़ा अचंभा सा हुआ कि शादी को 3 साल हो चुके हैं, और रामजी लाल अगर नीतू के साथ ये सब काम नहीं करता तो कोई ना कोई सख्त ऐसा जरूर है जिससे कि नीतू अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कराती है। गांव में और पता किया जाता है, मुखबिरों को छोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों गांव में नीतू का किसी से कोई भी संबंध नहीं था। नीतू की सीडीआर भी निकलवाई जाती है उसके मोबाइल फोन का, तो उसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिससे कि नीतू से किसी के साथ संबंध स्थापित हो सके। अब पुलिस दोस्तों इस मामले को लेकर बैठ जाती है कि आखिर शादी के 3 साल बाद तक, क्योंकि लड़कियां 6 महीना रुकने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका पति लल्ला है, कोई अगर इस तरह का काम अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं कर पा रहा है तो नीतू आखिर 3 साल तक इस घर के अंदर टिकी कैसे। नीकू को आखिर ऐसा कौन साथी था जो उसको ये सुख दे रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस सब तरह हाथ पैर मार के बैठ जाती है, कोई भी उपाय नहीं मिलता है, नीतू का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलता है, और यहाँ पर उसके मायके पक्ष में भी कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे कि नीतू का संपर्क हो। तो पुलिस एक बार फिर से बाबूलाल के घर जाती है, और बाबूलाल के घर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों फिर से पुलिस तहकीकात और छानबीन करना शुरू करती है। और जब रामजी लाल के कमरे की छानबीन की जाती है तो उसमें तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब बाबूलाल के कमरे की छानबीन करती है तो पुलिस को दोस्तों वहाँ पर कुछ कॉन्डम की पैकेट और ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो पुलिस जो थी वह कहती है कि यह 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, इसको इन सब चीज़ों का क्या आवश्यकता है। खैर बाबूलाल को पकड़ के पुलिस थाने में लाती है, और जब थाने में लाकर सामने बैठा के पूछताछ की जाती है कि तुम बताओ तुम्हारी बहू के साथ तुम्हारे क्या संबंध है, तो बाबूलाल साफ मना कर देता है कि आप ये कैसी बात करते हो, आपको ये पाप लगेगा। एक बहू और ससुर का जो रिश्ता होता है वो एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है, और आप इसको भी कलंकित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो बाबूलाल के ऊपर पुलिस का शक आ चुका था, पुलिस साफ साफ खुल के इस बात कर रही थी इन सब चीज़ों से, और पुलिस बाबूलाल को दबाव में लेने के लिए कई शास्त्रों का हवाला देती है। गीता में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई अपनी बहू बेटी के साथ ऐसा संबंध बनाता है तो उसको नरक में ऐसी सजा मिलेगी, तला जाएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे। बाबूलाल बुजुर्ग था, और बुजुर्ग व्यक्ति दोस्तों थोड़ा घबरा गया बाबूलाल, और फूट फूट के रोने लगा और पुलिस वालों से माफ़ी मांगने लगा। पुलिस कहती है कि जो भी तुम्हारा सच है हमें बता दो, हो सकता है कि इससे तुम्हें कुछ माफ़ी मिल जाए और मौत के बाद तुम्हारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। बाबूलाल की उम्र हो गई थी 55 साल का, आज मरता या कल मरता, तो उसने कहा कि ठीक है यही रास्ता होगा। बाबूलाल दोस्तों एक कहानी सुनाता और कहता है कि देखो उसके बेटे की शादी तो हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी कोई शादी करने को राजी नहीं था राम जी की हालत देखकर। तो बाबूलाल जो था वह नीतू के घर गया, और नीतू के घर गया अपने बेटे के लिए, हाथ मांगा नीतू का। तो यहाँ पर जो नीतू थी उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, और नीतू के घर वाले भी, ये भी कोई खास अमीर आदमी नहीं थे, गरीब ही आदमी थे, 2 वक्त का खाने का जुगाड़ ही बस हो जाए बहुत बड़ी बात थी। तो नीतू के परिवार वाले राजी हो जाते हैं, और यहाँ पर नीतू की शादी राम जी से करवा दी जाती है। नीतू देखने में बहुत खूबसूरत थी और समझदार ये लड़की थी। पूरे गांव वाले भी हक्के बक्के और हैरान थे कि आखिर राम जी को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई,
क्या नीतू को कोई और लड़का पसंद नहीं आ रहा था या फिर मिल ही नहीं रहा था? इसके किस्मत में यही लिखा था। दोस्तों नीतू भी अपनी नियति मान के राम जी से शादी करके घर आ जाती है। अब दोस्तों नीतू जो थी वह अपने बैठकर कमरे में इंतजार कर रही थी, तो राम जी आता है और जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो नीतू, जैसे उसने अभी तक सुना था भाभीियों से, बहनों से या फिर कुछ सहेलियों से कि सुहाग रात को क्या क्या होता है, पति कैसे कैसे बिहेव करता है, तो नीतू बिल्कुल तैयार थी उसी तरह से रिएक्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो राम जी था उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। वो आया और सीधे अपने पलंग पे आके सो गया, और जब दोस्तों आके पलंग पे सो गया तो नीतू के सारे अरमान धाराशाही हो गया। और उसने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल करेगा, मंद बुद्धि है तो क्या हुआ, इतना अकल तो जानवरों में भी होती है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, ऐसे ही करके 6 महीना निकल गया। और दोस्तों राम जी कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और जब नीतू पहल करती थी और उसके अंग को सहलाने की कोशिश करती थी तो राम जी नीतू को लात मार दिया करता था या उसे थप्पड़ मार दिया करता था। तो नीतू को खबरदार कर दिया करता था कि मेरे शरीर को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं हो, तुम तो गंदी लड़की हो, गंदी गंदी हरकतें करती हो, ऐसी बातें करने लग जाता था। क्योंकि राम जी मंदबुद्धि तो था ही और इसको तो समझ थी नहीं कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए और क्या नहीं। तो ये जो बाहर गांव की जो महिलाएं थी वो उनसे भी बात करके बोल दिया करता था कि मेरी पत्नी जो नीतू है वो मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे कार्य करती है जिसको आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोगों को शर्म आ जाएगी। तो ये तो बहुत गंदी औरत है, ये बहुत गंदी गंदी हरकत करती है, मेरे गंदे गंदे जगह पे हाथ लगाती है। अब नीतू दोस्तों बेचारी करे तो क्या करे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये पागल है जो घर में तो है ही, बाहर भी जाकर ढिंडोरा पीटता है। नीतू की दोस्तों इज्जत बेइज्जती में बदलती जा रही थी। अब इन सब चीज़ों को बाबूलाल देखता रहता था। तो अब धीरे धीरे जो है नीतू जो है वह चिड़चिड़ी सी होने लगी, बाबूलाल से भी गुस्सा होने लगी और इधर राम जी से भी नाराज रहने लगी। और इधर दोस्तों जब नीतू राम जी को कुछ सुना दिया करती थी या उसका कहना नहीं माना करती थी तो राम जी भी दोस्तों नीतू को पिटाई भी कर दिया करता था। तो नीतू इन सब चीज़ों से परेशान हो गई और 2016 में ये अपने मायके चली जाती है। और जब मायके वालों ने पूछा कि तुम वापस क्यों चली आई, तो क्या तकलीफ है उस घर में, तो नीतू कैसे बताए कि उसका पति उसके साथ कोई काम नहीं करता। तो नीतू ने कहा कि वो लोग मुझे परेशान करते हैं, मारते पीटते और दहेज मांगते हैं। घर वालों ने भी इस बात को सच माना और इन्होंने कंप्लेन कर दी पुलिस में। जब पुलिस थाने में यह कंप्लेन गया और जब बाबूलाल के पास पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहू को परेशान करते हो, इस तरह से दहेज मांग रहे हो, इस तरह से मारते पीटते हो, तो बाबूलाल दोस्तों इन सब चीज़ों से माफ़ी मांगता है, नीतू के घर वालों से माफ़ी मांगता है। नीतू को भी काफ़ी समझाता है कि बेटा मैंने आज तक कभी तुमसे कोई दहेज मांगा है क्या? अब तो नीतू तो जानती ही थी कि दहेज ने नहीं मांगा, ना ही कभी परेशान किया, क्योंकि जो भी परेशानी की जड़ है वो तो राम जी है। बाबूलाल काफ़ी समझाता है नीतू को, समझा बुझा के वो अपने घर लाता है। नीतू आ तो जाती है लेकिन नीतू के दिल में फिर अब वही कसक, और नीतू घर के बाहर ये सब चीज़ किसी और के साथ करना नहीं चाहती थी, किसी गैर मर्द को अपने आप को छूने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी इज्जत की भी फिक्र थी, परिवार की भी इज्जत की फिक्र थी। लेकिन दोस्तों जो शरीर मांग रहा वह चीज़ भी चाहिए, आखिर नीतू करे तो क्या। अब दोस्तों यहाँ बाबूलाल को समझते देर ना लगे कि नीतू की तकलीफ क्या है। बाबूलाल दोस्तों एक दिन नीतू के पास आकर बैठता है और नीतू को बड़े ही प्यार से बोलता है कि देखो नीतू, तुम्हारी जवानी है और अब तो मैं हो चुका हूँ बूढ़ा, लेकिन तुम्हारी एक ख्वाहिश तो ये मैं पूरी कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है कि राम जी किसी काम का नहीं है और वह तुम्हें अधूरा रखा है, इसी कारण तुम परेशान हो, और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे आजमा कर एक बार देख लो। नीतू को दोस्तों यह बातें अजीब तो लगी थी, लेकिन दोस्तों नीतू के पास इतना टाइम और इतना समय नहीं था कि वह इन सब चीज़ों को सुनने के बाद शौक हो जाए, गुस्सा हो जाए या फिर कुछ और बोले, क्योंकि दोस्तों वह तो बिल्कुल तड़पी हुई थी कि कोई तो मिल जाए। अब नीतू भी विचार करती है कि ठीक है, अगर ससुर के साथ ही ये सब काम कर लेती है, बाबूलाल के साथ, बात घर के अंदर ही रह जाएगी, ना ही बाहर किसी को पता लगेगा और ना ही बदनामी होगी, और नीतू के बच्चे भी हो जाएंगे और बच्चों के सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी लेगी। यहाँ पर दोस्तों बाचूलाल को हरी झंडी दे देती है। बाबूलाल 55 साल का था और वह 24-25 साल की खूबसूरत जवान लड़की, और जब वह उसे मिली तो बाबूलाल को काफ़ी सालों के बाद किसी महिला के साथ संसर्ग करने को मिला। बाबूलाल की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। बाबूलाल नीतू के साथ वह सारा काम करता है, नीतूलाल को भी संतुष्टि हो जाती है और बाबूलाल तो संतुष्ट था ही। अब ऐसे इन दोनों का सिलसिला चालू हो जाता है, और जब दोस्तों एक बार सिलसिला चालू हुआ तो नीतू भी यही काम करना शुरू कर देती है मनरेगा वगैरह में। तो ये सुबह जाती तो शाम को आती, और शाम को खाना पीना खा के जब सब कोई सो जाया करता था तो नीतू उठ के बाबूलाल के कमरे में चली जाया करती थी। बाबूलाल दोस्तों प्रोटेक्शन भी यूज कर लिया करता था कई बार, तो इस तरह से बाबूलाल के कमरे में कुछ प्रोटेक्शन भी मिल गए।
अब इस तरह से दोस्तों जब नीतू बाबूलाल के साथ ये सब कुछ करती थी तो नीतू बाबूलाल को पति के रूप में ही मानने लगी थी और बाबूलाल के ही पीछे पड़ गई कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे पत्नी का दर्जा दो, क्योंकि राम जी किसी काम का तो था नहीं और अगर वह उसकी पत्नी के रूप में दुनिया के सामने जाती भी हूँ तो वह पति का कोई भी हक अदा करने लायक है ही नहीं। तो इससे बढ़िया है कि तुम ही हो और जितना समय हो कम से कम तुम्हारी पत्नी का ओहदा मुझे मिल जाए और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी विधवा कहलाऊंगी, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन राम जी की पत्नी कहलाना मुझे पसंद नहीं है। अब दोस्तों जो बाबूलाल है नीतू की जब इस तरह की जिद को सुनता है तो इसको होश आता है कि नीतू और उसका संबंध क्या है। बाबूलाल कहता है कि तुम पागल हो गई हो, दुनिया की नज़र में तुम और मैं सासुर और बहू हैं और हम दोनों का जो रिश्ता है वह एक बाप और बेटी का है, और तुम ये क्या कर रही हो मुझसे कि तुम शादी करोगी जबकि तुम्हारा पति जिंदा है। नीतू कहता है कोई बात नहीं, अगर वो जिंदा है तो मैं उसके रास्ते से हटा दूंगी, उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, ऐसे भी वो जिंदा है तो मरा है बात बराबर है, वह किसी काम का नहीं है। और दोस्तों जब बाबूलाल इन बातों को सुनता है तो उसका एकदम दिल, उसका कलेजा फटने को हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी बहू उसी के बेटे की हत्या की बात कह रही है। बाबूलाल दोस्तों जो था वह बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। नीतू को काफ़ी समझाने का कोशिश किया लेकिन नीतू समझने को राजी नहीं थी। अब इस तरह से दोस्तों जो नीतू है वो रोज बाबूलाल को कहती थी कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं पुलिस थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ दुराचार किया, तुमने मुझे फायदा उठाया और इसका सबूत तो मेरे पास है ही। अब दोस्तों जब ये बात सुनता है बाबूलाल तो इसको अपने आप को सब तरह से फंसा हुआ महसूस करता है कि ये लड़की उसको बदनाम करके ही मानेगी, जो पूरे गांव में इतने सालों की इज्जत बनाई है वो सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अब बाबूलाल कहता है कोई बात नहीं, मैं इस पर विचार करता हूँ। और दूसरे दिन 24 मई को बाबूलाल खेत के लिए निकलता है, शाम का टाइम था और खेतों में दोस्तों इसने झोपड़ी सी बना रखी थी क्योंकि रात में पहरा भी देना पड़ता है। तो बाबूलाल दोस्तों खेतों में रुक जाता है। नीतू देखती है कि बाबूलाल घर नहीं आया है तो यहाँ जो नीतू थी उसको बाबूलाल की याद सताने लगी और ये खेतों की तरफ चल पड़ती है रामवीर को सुलाने के बाद। और खेतों में जाने के बाद जिस कुटिया में बाबूलाल रुका हुआ था, इसको तो पता ही था नीतू को, वहां जा करके बाबूलाल के पास जाती है और बाबूलाल के साथ ये सारा काम करना चाहती थी। बाबूलाल भी सोचा कि जब वो आएगी तो ये सारा काम खेतों में कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों जब नीतू जिद पकड़ के बैठ जाती है फिर इनकी बहस चालू हो जाती है कि तुम मुझसे शादी करो। बाबूलाल समझाता है कि ऐसा हो नहीं सकता तो नीतू कहती है ठीक है मैं अभी जा रही हूँ और पहले तो राम जी को मार दूंगी, उसके बाद पुलिस थाने जा करके तुम्हारी भी कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे साथ दुराचार किया है। अब दोस्तों ये जैसे ही कुटिया से बाहर निकलने को हुई तो बाबूलाल घबरा चुका था और इसके हाथ में जो थावड़ा था जो खेतों में काम आता है वहां पर रखा हुआ रहता है, बाबूलाल पीछे से नीतू के सर पे जोरदार थावड़े से मार देता है। अब दोस्तों जैसे ही थावड़े की चोट पड़ती है तो नीतू के मुंह से आवाज नहीं निकलती है और वहीं गिर जाती है। और उसके बाद जो बाबूलाल है वह नीतू के गले के अंदर अपना गमछा लपेट के उसे जोर से कस देता है। थोड़ी देर में नीतू छटपटा के दम तोड़ देती है। उसके बाद बाबूलाल कई बार फावड़े से नीतू के सर पे वार करता है ताकि यह कहीं बच ना जाए, ये जिंदा ना रह जाए। उसके बाद दोस्तों अपने कंधे पे नीतू के शव को डाल करके और अपने ही खेत से काफी दूर लेकर जाता है, क्योंकि दोस्तों फसलें लहरा रही थी और दूर दूर तक खेतों के अंदर कोई चल भी रहा है तो किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी रात का टाइम था और वहां ले जा करके दोस्तों इसके शव को फेंक देता है और वापस आकर के अपनी कुटिया में सो जाता है। सुबह होती है और दोस्तों जब लोग सुबह में जाते हैं जंगल पानी के लिए तो देखते हैं तो दोस्तों वे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब नीतू ने बाबूलाल के साथ ये सारा काम किया था और काम करने करने के बाद जब इनको बहस हो गई थी उस समय नीतू ने कपड़ा भी नहीं पहन पाया था और उससे पहले ही बाबूलाल ने नीतू पे हमला कर दिया और बाबूलाल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको कपड़े पहना दे। तो जैसे तैसे उसके शव को छोड़ देता है और जैसे था वैसे ही फेंक करके चला आता है। अब दोस्तों नीतू के जो कपड़े तो वही खेत के अंदर ही पड़े हुए थे जिनको फाड़ कोड़ के गाड़ देता है। पुलिस के सामने सारा मामला खोल चुका था और बाबूलाल के निशानदेही पे पुलिस कपड़े बरामद कर लेती है और थावड़ा भी बाबूलाल के खेत से ही कुटिया से बरामद कर लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बाबूलाल को अपनी ही बहू के साथ गलत काम करने और उसकी हत्या करने के कारण सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी और इस आज की कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने